जय स्टूडेंट्स, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बचे हुए जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करेंगे, जिन्हें हिंदी में सरल रेखा में गति कहा जाता है। अब हम एक्सेलरेशन का टाइप देखेंगे जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बराबर टाइम इंटरवल में बराबर चेंज होता है तो हम इस कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात करते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें बराबर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम एक्सेलरेशन किसको माने? हो सकता है ऑब्जेक्ट ने पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो और दूसरे 1 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो, तो हम किसको एक्सेलरेशन माने? तो इस केस में भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम लिख सकते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक सिचुएशन अपन कंसिडर करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v1 है t1 टाइम पर और बाद में उसकी वेलोसिटी होती है v2 t2 टाइम पर। तो हम अब निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे होगा v2 माइनस v1 और टोटल चेंज इन टाइम यहाँ पर होगा t2 माइनस t1। तो एवरेज एक्सेलरेशन अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वेलोसिटी से मिलके बना हुआ है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाया था, लेकिन इस ग्राफ में अगर अपन देखें तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं पहले 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड में इसकी वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में इसकी वेलोसिटी हुई 3 मीटर पर सेकंड। तो अपन देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब इसकी हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे आप देखते हैं वेलोसिटी का चेंज 0 से 5, तो अपन 5 माइनस 0 और टोटल टाइम हमको यहाँ लगा 5 सेकेंड्स, तो हम देखते हैं इसका आंसर आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब हम इसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं OAB। इस OAB ट्रायंगल में हम tan थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 होगी, बेस की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। तो अगर जब हम स्लोप निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्लोप निकालने से भी हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल रहा है। इतना करने के बाद अब हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन से डील करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। अब हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट की हम इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर u मानते हैं और कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी हमने देखा बढ़ के कितनी हो गई? v हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो देखते हैं। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज अपन को कौन बता रहा है? b, c। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब भी हमें वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेलरेशन। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखते हैं वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज अगर अपन देखें, पहले इसकी वेलोसिटी u थी और बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपने पास आएगा v माइनस u और हम देखें कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है? t टाइम में। तो हम इसको t से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा? v माइनस u बाय t। अब हम t का मल्टीप्लाई कर देते हैं
ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और u का जब अपन ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज नथिंग बट ओनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल कर भी अपन यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर सकते थे। अब हम डेरिवेशन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए हम इस पूरे एनक्लोज्ड सरफेस का एरिया निकालते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया एनक्लोज हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया एनक्लोज्ड गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट को अगर यहाँ हम एज्यूम करते हैं एस, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ए सी, और हाइट का काम यहाँ पर अगर हम देखें हाइट, इसकी हाइट यहाँ पर है बी सी, प्लस एरिया ए सी डी ओ। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ अपनी टी रिप्रेजेंट कर रही है या फिर ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वृत्त जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए ओ कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ए सी, ए और सी की वैल्यू अपन देखते हैं तो टी आती है, बी सी, बी से लेके सी तक की वैल्यू है वी माइनस यू प्लस ए सी, ए से लेके सी तक की वैल्यू हमारे पास है टी इंटू ए ओ जो है यू। अब इस एक्सप्रेशन में अपने पास आया एस इक्वल्स टू हाफ टी वी माइनस यू टी इंटू यू। अब जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम अगर u को ट्रांसपोज करें तो आएगा v माइनस यू जो आएगा ए टी के बराबर। अब हम इस v माइनस यू में ए टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा करने पर अपने पास आएगा s इक्वल्स टू 1/2 टी इंटू वी माइनस यू की जगह ए टी प्लस यू टी। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टी और टी मिलके टी स्क्वायर बना देंगे। ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए बी डी ओ, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जो यहाँ पे ए ओ हैं और बी डी हैं, और बची हुई दो साइड्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं। ऐसे शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया एनक्लोज निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ एस इक्वल्स टू, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड यानी इसकी समांतर साइड्स जो होंगी ए ओ, तो आया लिखेंगे ए ओ प्लस अगली पैरेलल साइड है बी डी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देखें इन दोनों पैरेलल लाइंस का जो वो है ओ डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। हाफ ए ओ की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं u प्लस बी डी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं v इंटू ओ डी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं t। यहाँ पर हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो है v इक्वल टू यू प्लस
ए टी, यू को जब हम ट्रांसपोज करेंगे हमें मिलेगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और a को भी ट्रांसपोज जब हम यहाँ से करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। ये t की वैल्यू को यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना आंसर आएगा 1/2 u प्लस v, और इस t की जगह v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस u और v माइनस यू बाय a अपने पास वैल्यू आएगी। इस 2a जो डिनोमिनेटर है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v प्लस यू और v माइनस यू। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं हमारा आंसर आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होंगी। बच्चों, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए सभी टॉपिक्स में अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए देखा। मतलब अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी, चाहे अपन ने एक्सेलरेशन निकाली हो, चाहे वेलोसिटी निकाली हो, चाहे हमने इसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकाली हो। लेकिन यूजुअली अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। तो जब भी हम अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो हम उसे 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस बस की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि इस बस को ए से बी तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट कोई पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको अपनी पोजीशन चेंज करके मूव करना पड़ रहा है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी भी पॉइंट पे बताने के लिए x और y एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे मोशन इन XY प्लेन कहेंगे, और अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बताने में हमें अगर x और z एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम बोलेंगे उसे मोशन इन XZ प्लेन, और अगर उस बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ बताने में हमें y और z एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन YZ प्लेन। इसी तरह से अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो प्लेन जैसा कि हवा में उड़ रहा है तो वो x, y, z तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अब हम जो पढ़ेंगे वो है मोशन इन अ प्लेन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करता है मतलब वो 2D या 3D मोशन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जब 2D 3D मोशन करता है तब उस केस में उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमने थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पहले पढ़ा था और अब हम इसे इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को यूजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर को थोड़ा बड़ा और बोल्ड करके लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसा लिखने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम किसी भी लेटर के ऊपर अगर एक एरो लगा देते हैं तो उसे हम मान लेंगे कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को जैसा मैंने आपको बताया, लेटर के ऊपर जब हम किसी एरो को लगा देते हैं तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट कर सकते हैं। इस वेक्टर में जो आगे इसका एरो होता है इसे हम बोलते हैं हेड, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं टेल। वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स जो हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कई टाइप के होते हैं, अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। 2 वेक्टर्स अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन में हों तो हम ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर का दूसरा टाइप जो है नेगेटिव वेक्टर।
अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर अगर अपन देखें तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक राइट की तरफ है और दूसरा लेफ्ट की तरफ। इसलिए हम बोल सकते हैं फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होंगे। नेगेटिव वेक्टर के बाद अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, जिसे स्थिति सदिश भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर किसी टाइम पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई पॉइंट शो करता है तो हम ओरिजिन से उसकी पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वाई दो एक्सिस हैं और पॉइंट P कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है इस प्लेन में, जिसकी पोजीशन एक्स वाई है और ओरिजिन से इसकी पोजीशन अगर कोई वेक्टर बताता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं OP, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस पोजीशन को हम R वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। OP इक्वल्स टू R वेक्टर। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक निश्चित पॉइंट का यूज़ करना कन्वीनियंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। किसी क्षण किसी वस्तु की पोजीशन को शो करने वाले बिंदु और ओरिजिन को जोड़ने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे विस्थापन सदिश भी कहा जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमने एक्स वाई प्लेन लिया और माना किसी पॉइंट P पर कोई ऑब्जेक्ट t टाइम पर रखा हुआ है। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट P डैश पर पहुंच जाता है, जिसकी नई पोजीशन हमने मानी x डैश y डैश, जिसकी पोजीशन ओरिजिन से r डैश वेक्टर है। तब पॉइंट P से पॉइंट P डैश के वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर P डैश इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एकांक सदिश। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं x, y, z, ये तीन एक्सिस हैं जिसकी ओरिजिन 0, 0 है। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम आई कैप का यूज़ करते हैं। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम जे कैप का यूज़ करते हैं और जेड एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर्स को के कैप से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं आई कैप मॉड्यूलस इक्वल्स टू जे कैप मॉड्यूलस इक्वल्स टू के कैप मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ यूज़ करी, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, कैप। यहाँ पे एक कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ से अपन बताते हैं फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। हम किसी भी यूनिट वेक्टर को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब वेक्टर के कुछ टाइप्स पढ़ने के बाद हम इसमें ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे। ऑपरेशंस जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करना और एडिशन करना। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, a एक वेक्टर है। अगर हम इस a वेक्टर में किसी एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें, जैसे 2, तो आप देखेंगे कि नया वेक्टर जो होगा वो इस वेक्टर से डबल लेंथ का हो जाएगा और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a वेक्टर। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा ही जो आप रूल यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, वही रूल यूज़ होगा अगर हम किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर के नंबर से करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव टर्म से करते हैं तब क्या होगा,
तब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए इसका डायरेक्शन भी इन्वर्ट हो जाएगा। जैसा अपन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखा था, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, पहले में हमने देखा था 2 का मल्टीप्लाई करने पर उसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था और -2 का मल्टीप्लाई करने से इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया। तो इसी तरह से हम वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम देखेंगे हम किस तरह वेक्टर में एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हम 2 वेक्टर्स लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और हमें कहा गया है कि इन वेक्टर्स को ऐड कीजिए, तो हम बी की टेल को ए की हेड पर रख देंगे। ऐसा करने पे देखिए हमको किस तरह का फिगर मिलेगा, हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा ए बी। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट यानी परिणामी, तो इसका जो परिणामी होगा आर वेक्टर, वह इन दोनों के योग के बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी प्रकार अगर हम 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेक्टर जो है हमारा वो है ए वेक्टर, और अगर हम इसमें से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा आर वेक्टर, जो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जैसा कि हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए, उनमें दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन अगर कोई 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ना हो तब हम एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं, तब हम एडिशन के लिए 2 टाइप के लॉज यूज़ करते हैं। पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी 2 वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है और इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ऐसा करने के लिए हम बी की टेल को ए के हेड पर रख देंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरह दिखेंगे। अब हम ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर हम देखेंगे यहाँ पे एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है। क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है इसलिए हम इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर जिसका डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ हो रहा है तो प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम इस तरह से 2 वेक्टर्स को किसी थर्ड वेक्टर आर के बराबर रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई एक कॉमन टेल ओ पर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम ओ पी टी क्यू का जो डायगोनल होगा वो हमको रिजल्टेंट शो करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ क्यू और पी टी ये दोनों इक्वल और पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसा हमने पैरेलल वेक्टर्स में समझा है, पैरेलल वेक्टर्स बराबर होते हैं। इसी तरह ओ पी और क्यू टी ये दोनों इक्वल हैं और इनका डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये वेक्टर्स भी यहाँ पर बराबर होंगे, जो होगा ए वेक्टर। अब अगर हमें इस r की वैल्यू को निकालना है तो r की वैल्यू को निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। तो हम पॉइंट T से पॉइंट P की प्रोड्यूस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर का पॉइंट का नाम हम M देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल TPM जो होगा वो थीटा होगा, जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हैं। अब हम ट्रायंगल TMP में TM साइड की वैल्यू और PM साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो TM का मैग्नीट्यूड होगा साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ पे B है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आ जाएगा
b। तो यहाँ से tm की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी b साइन थीटा। b का मल्टीप्लाई करने पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे। pm की वैल्यू को निकालने के लिए हम cos ऑफ थीटा का यूज़ करेंगे जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस है pm तो आ जाएगा pm और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें b मालूम है तो ये हो जाएगा b। यहाँ से हम pm की वैल्यू को निकालेंगे जो आएगा b cos थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब हम इस r रिजल्टेंट को निकालने के लिए TMO ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल TMO बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे आप देखोगे हाइपोटेनस है OT तो ये हो जाएगा OT का स्क्वायर इक्वल्स टू TM स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर होगा OM का स्क्वायर। OT की वैल्यू हमें यहाँ देखी R जो इसका रिजल्टेंट है R स्क्वायर। TM की वैल्यू हमने ट्रायंगल TMP से निकाली थी जो थी B साइन थीटा तो हम TM की जगह B साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OM। अगर हम OM की लेंथ देखते हैं तो OM की लेंथ दो लेंथों को मिलके बन रही है जो है OP प्लस PM। OP प्लस PM का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस स्टेप को लिखते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OP की लेंथ अगर अपन देखें तो OP की लेंथ में है A प्लस PM की लेंथ हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली थी B cos थीटा तो ये B cos थीटा को हम PM की जगह रख देंगे तो B cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसका इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा उस फॉर्मूले का यूज़ करके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख लेंगे तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। सेकेंड और थर्ड टर्म में से B स्क्वायर कॉमन है तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पर हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब हम इस स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर चेंजेस इनटू रूट। स्क्वायर जो होगा वो रूट में चेंज हो जाएगा तो ये होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू को अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर का A वेक्टर से डायरेक्शन मान लेते हैं अल्फ़ा। tan अल्फ़ा जैसा कि हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है B साइन थीटा और A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। आई होप जो आज मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए वो आपको क्लियर होंगे और
आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।